गरीब माँ बेटियों का जादुई घास का पराठा। भाभी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर आप हमें घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा और मेरी बेटियों का आप लोगों के अलावा है ही कौन। भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते, जो मैं तुझे और तेरी इन दोनों बेटियों को पालूं। पहले तो अपने पति को खा गई, अब क्या पूरा घर खाएगी। निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर तुझे और तेरी इन दोनों बेटियों को निकालूंगी। लेकिन भाभी, इतना कहकर शोभा घर का दरवाजा बंद कर देती है और बेचारी मेघा रोती रह जाती है। माँ, आप रो मत, हम दोनों हैं ना आपके साथ। हम आपके साथ कैसी भी हालत में डालेंगे, बस आप रोना बंद करो। हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चलो उठो माँ, हम यहाँ से चलते हैं। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इतना कहकर मेघा अपनी दोनों बेटियों काजल और अंजलि के साथ गांव में इधर से उधर भटकती है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी रहने का कोई सहारा नहीं मिलता। माँ, शाम होने वाली है, लेकिन कहीं पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? अंजलि और काजल बेटा, अब हमारे पास जंगल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम जंगल के रास्ते की तरफ चलते हैं, शायद वहां हमें कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। मेघा अपनी दोनों बेटियों को जंगल में ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो रही थी और रोशनी ढलकर अंधेरा छा रहा था और जंगलों में चारों तरफ से तरह तरह के जानवरों की आवाज आ रही थी। माँ, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और चारों तरफ जानवरों की आवाज भी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंजलि बेटा, डरो मत। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहाँ देखो, वहाँ कितनी सारी घास है और थोड़ा खुला हुआ मैदान भी है। हम लोग वहीं चलते हैं। मेघा अपनी दोनों बेटियों को घास के उस खुले मैदान में ले जाती है। थोड़ी लकड़ी को इकट्ठा करके उसमें पत्थरों की मदद से आग लगा देती है। ऐसे ही तीनों माँ बेटियों की जंगल में रात गुजर जाती है। अगले दिन, माँ, हम क्या ऐसे खुले मैदान में रहेंगे? नहीं मेरी बच्ची, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसी मैदान में अपनी झोपड़ी बना ले और इस झोपड़ी में हम तीनों माँ बेटी रहेंगे। यहाँ हमें कोई रहने से नहीं टोकेगा। ठीक है माँ। अंजलि, तुम आसपास से घास फूस को इकट्ठा करो और मैं थोड़ी जमीन खोदती हूँ। और माँ, आप जाकर बड़ी लकड़ियों को ले आओ, हम इन सब की मदद से अपनी झोपड़ी को बनाएंगे। थोड़ी देर में तीनों माँ बेटी सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं और आधे दिन के अंदर ही वो लोग अपनी झोपड़ी बना लेती हैं। हमारा घर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन बहुत जोरों से भूख लगी है। कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। अंजलि, काजल, तुम दोनों यहीं पर बैठो। मैं तुम दोनों के लिए जंगल से कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। कम से कम यहाँ कोई फल तो मिल ही जाएंगे। मेघा जंगल में फल की तलाश में निकल जाती है, लेकिन दूर दूर तक मेघा को कोई फल दिखाई नहीं देता। जिसके बाद मेघा जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अंजलि उल्टियां कर रही है। हे भगवान, अंजलि क्या हुआ तुम्हें? काजल, ये ऐसे उल्टियां क्यों कर रही है? माँ, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। खाली पेट होने की वजह से अंजलि को उल्टियां शुरू हो गई हैं और मेरे भी पेट में काफी दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन एक भी फल नहीं मिला और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। अब मैं क्या करूं? अब तो बस मेरे पास एक ही रास्ता है। मेघा इतना कहती है और अपने घर के बाहर आंगन से बहुत सारी घास को तोड़ लेती है। मगर जब मेघा तोड़ रही होती है तो उसे जमीन में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? लगता है मेरा भ्रम है। मेघा इस आवाज को नजरअंदाज करती है और घास तोड़कर अपनी झोपड़ी में ले आती है, जिसके बाद वो उसे उबाल कर उसके पराठे बना देती है और दोनों बेटियों को खिलाती है। मेरी बच्चियों, अपनी माँ को माफ कर देना। मेरे पास तुम दोनों को इस घास के पराठे खिलाने के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, आपके हाथों से तो पानी भी अमृत लगता है। ये घास के पराठे बहुत अच्छे हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर मेघा अपने आंसू रोक नहीं पाती और उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद मेघा भी अपनी बेटियों के साथ घास के पराठे खाती है और तीनों माँ बेटियां सो जाती हैं।
जैसे ही आधी रात होती है तो मेघा को अपने पैरों के पास एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। ये आवाज कैसी है और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पैरों पर कुछ रेंग रहा हो। मेघा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके पैरों के पास एक बहुत बड़ा सांप है, जिसे देख मेघा चिल्लाती है और अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लेती है। ये सांप यहाँ कैसे आ गया, वो भी इतना बड़ा। देखो, मुझे चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मेरी बेटियों को कुछ मत करना। अंजलि, काजल, भागो यहाँ से। नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम जिएंगे तो आपके साथ और मरेंगे भी तो आपके साथ। हाँ माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। काजल और अंजलि इतना बोल ही रही होती हैं कि तभी वो सांप देखते ही देखते एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाता है। अरे, मुझसे डरो मत, मैं तुम लोगों को यहाँ काटने या कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो बल्कि तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। क्या? हाँ, तुमने जिस जमीन से घास निकाली थी, मैं उस जमीन के अंदर हजारों सालों से कैद थी। मुझे एक जादूगर ने धोखे से अपने जादू से उस जमीन के अंदर कैद कर लिया था और अपने जादू से उसके ऊपर घास उगा दी थी। जब तक उस घास को कोई तोड़ता नहीं तब तक मुझे आजादी नहीं मिलती। लेकिन आज तुमने जब उस घास को तोड़ा तो मुझे उस कैद से आजादी मिल गई। इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ शुक्रिया अदा करने आई हूँ। लेकिन तुम लोग हो कौन? इतने घने जंगल में तो कोई पक्षी भी नहीं आता है और तुम इंसान होकर इस जंगल में रह रहे हो। उस इच्छाधारी नागिन शिवन्या के पूछने पर मेघा रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी बातें बता देती है। हमें तो लगता था कि हम नाग नागिनों में ही जहर है, लेकिन हमसे ज्यादा जहर तो इंसानों के अंदर है। तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था और भगवान उसे उसकी किए की सजा जरूर देगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी मदद कर मुझे हजारों साल पुरानी उस कैद से आजाद कर दिया। इसलिए मैं तुम लोगों को आज एक वरदान देती हूँ। कैसा वरदान इच्छाधारी नागिन जी? जिस घास को जमीन से निकालकर तुमने मुझे आजाद किया, जिस घास की मजबूरन तुम्हें रोटियां बनाकर अपनी बेटियों को खिलानी पड़ी, वही घास आज के बाद एक जादुई घास में बदल जाएगी और जब भी तुम उस जादुई घास से कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और इसी के साथ जब भी तुम उस जादुई घास के पराठे किसी को भी बनाकर खिलाओगी तो उसके सारे दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। ये मेरा वरदान है तुम्हें। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन शिवन्या वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद मेघा जब अपने आंगन में लगी घासों को तोड़कर घर में लाती है। ऐ जादुई घास, अपना जादू दिखाओ, मुझे और मेरी बेटियों को भरपेट खाना खिलाओ। मेघा के इतना बोलते ही वो जादुई घास में से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते मेघा के सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। माँ, ये घास तो सच में जादुई घास है। देखो ना, कितना सारा खाना आ गया। हाँ बेटा, ये घास सच में जादुई घास है। अब हम इस जादुई घास की मदद से अपनी जिंदगी बदलेंगे और लोगों की मदद करेंगे। मेघा और मेघा की दोनों बेटियां उस जादुई घास की मदद से पराठे बनाती हैं और जिस भी व्यक्ति को जो भी परेशानी होती तो उसे परेशानी के लिए जादुई घास के पराठे देती हैं, जिसे खाकर उस व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मेघा, तुम्हारे इस घास के पराठे की वजह से मेरे पति जो 6 सालों से पैरालाइज थे वो अब ठीक हो गए और मेरी तो सारी परेशानियां भी ठीक हो गईं। तुम तो हमारे लिए किसी देवी के रूप से कम नहीं हो। भगवान तुम्हारा और तुम्हारी दोनों बेटियों का भला करे। वहीं दूसरी तरफ उस जादुई घास की मदद से भी मेघा और उसकी दोनों बेटियां अपनी परेशानियों को धीरे धीरे कम कर रही थीं, जिसके चलते अब मेघा अपनी दोनों बेटियों के साथ एक बड़े से घर में खुशी से भरा जीवन जीती है और उसी के साथ उस जादुई घास की मदद से हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करती है। इतनी ठंड बढ़ गई है, हाथ तो बहुत जम गए हैं ठंडे पानी से। माँ जी पानी भी गर्म नहीं करने दे रही है।
जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। रूही रो रही है। छोटी बहन चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, माँ, देखो ना रूही बहुत रो रही है, जल्दी आ जाओ। दादी, दादी आप ही देख लो। बाप रे, आज मेरे तो कान में ही दर्द कर दिया। सुबह से ये दोनों की दोनों चिल्लाए जा रही हैं। अरे ओ काजल, ओ काजल, अभी इसे और कपड़े देकर आती हूँ। काजल कपड़े धोकर उठती है। सुलेखा और ढेर सारे कपड़े उसके सामने पटक देती है। कहाँ जल्दी बहुरानी सा, पहले इन कपड़ों को धो, वो भी जल्दी। तेरी दोनों औलादों ने चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान में दर्द कर दिया है, समझी? 2 बेटी देती है, एक भी पोते का सुख नहीं दिया मुझे, गरीब कहीं की। अरे दहेज में वॉशिंग मशीन ले आती तो सर्दी में तो ऐसे कपड़े नहीं धोने पड़ते, लेकिन नहीं, अब कर ऐसे ही। सोचा था कि तेरा बाप मुझे दहेज में ये सब सामान देगा, लेकिन तेरी माँ के गुजरने पर उसने कुछ नहीं दिया, खाली हाथ शादी टरका दी, सब देने से मना कर दिया। माँ जी, माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, उनके इलाज में पैसे चाहिए थे, तो पिताजी कैसे देते? उन्होंने मेरी शादी तो हाथ जोड़कर उधार के पैसों से की है। बस बस, अब मेरे आगे रामायण गाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी काम कर। मन तो करता है तुझे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन तू तो मेरी कुंडली में बैठ गई है। सुलेखा उसे सुनाकर चली जाती है। फिर काजल काम खत्म करके अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है। रूही को गोद में लेकर उसे बोतल से दूध पिलाती है। बस बस मेरी लाडो रानी, प्यारी सी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा, मम्मी आ गई है ना। माँ, माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। मैं बहुत देर से रूही को संभाल रही थी। तुझे भी भूख लग रही है? इस साइड में ग्लास रखा है, जल्दी से दूध पी ले, कहीं तेरी दादी आकर ना देख ले, वरना चिल्लाएंगी। माँ, पापा कब आएंगे? उनको कितना टाइम हो गया है, वह बाहर काम करने क्यों जाते हैं? पापा को बुलाओ ना, पापा को बुलाओ ना। पापा का काम जरूरी है ना, अगर वो करेंगे नहीं तो पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने और गिफ्ट कैसे देंगे? इसलिए जिद नहीं करते। तुम तो गुड गर्ल हो ना। हाँ माँ। अरे ओ कजलिया, माँ जी आ रही हैं। पीहू, जल्दी से गिलास छुपा दो। तभी पीहू अलमारी के पीछे गिलास छुपा देती है और सुलेखा कहती है, ओ कजलिया, अपने बच्चों से चिपक कर रहेगी क्या? या मेरे लिए कुछ बना दे, पनीर प्याज के पकौड़े बना दे चाय के साथ, बहुत ठंड लग रही है। जी माँ जी। फिर काजल रसोई में पकौड़े बनाकर अपनी सास को देती है। वहीं पर पीहू खड़ी थी तो वो जिद करती है। काजल उसे पकौड़े खिला देती है। इतने में सुलेखा आकर देख लेती है और पीहू का कान पकड़कर खींचती है। दादी, दादी दर्द हो रहा है। क्यों रे काजल, मेरे पनीर के पकौड़े तू अपनी बेटी को यहाँ खिलाई जा रही है और वहां मेरी प्लेट खाली हो गई है। कभी तेरी माँ ने भी पनीर के पकौड़े खाए जिंदगी में? माँ जी, उसे छोड़ दीजिए, वो छोटी बच्ची है। गरीब कहीं की, मेरी खाने पीने की चीजों से अपनी लड़की को दूर रखा कर। माँ जी, आपकी ही तो पोती है, थोड़ा तो तरस खाइए। क्या तरस खाऊं? जा निकल पीहू की बच्ची यहाँ से, मूड खराब कर दिया। पकौड़े लेकर आ जल्दी। फिर पीहू रोते हुए चली जाती है और काजल पकौड़े बनाकर खिलाती है। दिन गुजरते हैं। सुलेखा रोज काजल और उसके बच्चों पर अत्याचार करती रहती थी और गरीबी का ताना दिया करती थी। एक बार तो वो सारा काम खत्म करने के बाद खाना खाने बैठती है कि तभी सुलेखा उसे काम करने को बोलती है। ओ अम्मा, सर दर्द हो रहा है, पहले मेरे सर की मालिश कर दे, फिर मैं रजाई में जाकर सोऊंगी, तब मेरे पैर दबाना। पर माँ जी, खाना था, मेरे चक्कर में पीहू ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। क्या? यहाँ मेरा सर फट रहा है और तुझे मजे से खाना खाना है? तीनों माँ बेटी निकलो इस घर से अभी के अभी। बस बहुत हो गया, मेरे बेटे के पीछे और ऐश नहीं करने दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है, मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, तू जा यहाँ से अब। ओ पीहू की बच्ची, जा पकड़ अपनी माँ का पल्लू। सुलेखा धक्के मारकर वहां से काजल और बच्चों समेत कड़कड़ाती ठंड में उन्हें निकाल देती है। बेचारी पर कोई कपड़े लत्ते भी नहीं थे। थककर काजल सड़क के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं अपनी छोटी बच्चियों को लेकर कैसे रहूंगी? कितनी ठंड है, भगवान रक्षा करना। माँ, बहुत ठंड लग रही है, मेरा फेवरेट टोपा वहीं रह गया है। कोई बात नहीं, मैं और दिला दूंगी।
माँ वो अंकल देखो ना, कितने सुंदर खिलौने बना रहे हैं, मुझे वो दिला दोगी? अभी नहीं बेटा, बाद में। पहले बेटा रहने का इंतजाम कर लो। काजल उसी खिलौने वाले आदमी के पास जाकर काम मांगती है। भैया मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे छोटा मोटा कोई भी काम दे दीजिए, मैं इस समय बहुत बेबस हूँ। ठीक है, इस खुरचन को साफ कर दो, ये खराब सामान है, इसी में डाल देना। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ वाली झोपड़ी में रह सकती हो, और खाना भी मैं दे दूंगा, पर सिर्फ कुछ दिन ही। ठीक है भैया, आपका बहुत शुक्रिया। पीहू तू रूही को साइड में लेकर बैठ जा, यहाँ हवा नहीं लगेगी। ओके माँ। रूही तुझे ठंड लग रही है ना, चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ। फिर काजल उस बेकार चीजों में से खराब हीटर निकालती है, उसे रोज रोज ठीक करने की कोशिश करती है। मेटल की बॉडी हटाकर लकड़ी का हीटर बनाती है और एक दिन अपने घर हीटर ले आती है। भगवान जी, मैं इतने दिन से इसके तारवार ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे बच्चे आज तो सीखेंगे, बस ये चल जाए। काजल जैसे ही हीटर चालू करती है तो हीटर चालू हो जाता है। चमचमाती रोशनी में हवा में उड़कर खुश होने लगता है। ये मैं तो ठीक हो गया। बल्ले बल्ले बल्ले, मुझे ठीक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, ये इस हीटर को क्या हो गया है? और ये आवाज, इसके तो आंख नाक भी है। अरे अरे, मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने मुझे ठीक जो कर दिया, वरना मेरे मालिक ने तो मुझे तोड़कर फेंक दिया था। क्या किया था तुम्हारे मालिक ने? मैं जादुई हीटर हूँ। मेरे मालिक बार बार लालच करके सामान मंगाते थे और अच्छे लोगों को परेशान करते थे, तो मैंने उनकी माँ को मूर्ति बना दिया। उस गुस्से में उन्होंने मुझे तोड़कर फेंक दिया और तुमने मुझे जोड़ दिया। इसलिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ रहूंगा। अच्छा, ओह, जादुई हीटर। मुझे खिलौने दे दो ना, मेरे पास खिलौने नहीं है। ये लो। तभी चमचमाती रोशनी में हीटर उसे ढेर सारे खिलौने देता है। फिर जादुई हीटर खुद से काजल की फटी शॉल देखकर उन तीनों के लिए गरम शॉल और गरम कपड़े जादू से देता है। अरे वाह, तुमने तो मेरी दोनों बेटी और मेरे लिए भी कपड़े दिए हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पीहू, इस बात का तुम किसी से जिक्र मत करना, खिलौने वाले भैया से भी नहीं, मैं उन्हीं के पास ही काम करूंगी, उन्होंने हमें शरण जो दी थी। ओके माँ। जादुई हीटर, मेरी दोनों छोटी बच्ची मामूली सी झोपड़ी में रह नहीं पा रही हैं, उन्हें बहुत ठंड लगती है, एक मामूली सा घर दे दो, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। फिर जादुई हीटर अपने जादू में से एक छोटा सा घर दे देता है जहाँ वो तीनों रहते हैं। काजल खिलौने वाले के पास काम करने भी जाया करती थी और अब तो खाने पीने की भी सुविधा हो गई थी, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी रही थी और ठंड लगने पर हीटर को चला रही थी। अरे वाह माँ, इस हीटर से कितना गरम गरम लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है और रूही भी खुश है। हाँ बेटा, काश में गाजर का हलवा बना पाती, पर इतनी रात में गाजर कहाँ से आएगी? अरे, इसका दूध खत्म हो गया बोतल का। मैं हूँ ना, गाजर का हलवा देता हूँ। इतना कहते ही जादुई हीटर गाजर का हलवा पेश करता है, जिसे बड़े चाव से माँ बेटी खाती हैं। सच में तुम बहुत अच्छी हो जादुई हीटर, तुम्हारी वजह से सब आसान हो गया। पता नहीं मेरे पति आए होंगे या नहीं, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। कुछ दिनों बाद विकास घर पहुंचकर अपनी बीवी बच्चों को ढूंढता है। माँ, मेरी दोनों बेटी और काजल कहाँ है? तेरी पत्नी तेरे पीछे से भाग गई अपने बच्चों को लेकर किसी आशिक के साथ। नहीं माँ, मैं मान ही नहीं सकता, जरूर आपने कुछ किया है, आपने उसे घर से बाहर निकाला है ना। मैं भी जा रहा हूं अब यहाँ से, आप पसंद जो नहीं करती थी उसे। नहीं बेटा नहीं, तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? मैंने लालच के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे माफ कर दे, जा मेरी बहू और पोती को ले आ। विकास अपनी पत्नी को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद उसे अपनी बीवी बच्चे मिल जाते हैं, वो उन्हें गले लगाता है और फिर घर ले आता है। सुलेखा बहू से माफी मांग लेती है और वहीं फिर वो सर्दी में उसी जादुई हीटर से हाथ सेकती है। घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। काजल के अलावा किसी को भी जादुई हीटर का राज नहीं पता था। तभी जादुई हीटर काजल को आंख मारकर कहता है, देखा मेरा कमाल।